आप देख रहे हैं खबर चालीसा, छत्तीसगढ़ वाइज का यूट्यूब चैनल खबर चालीसा, सिर्फ सच। पहलगांव, श्रीनगर सहित प्रमुख पर्यटन क्षेत्र घूमकर लौटे हैं। इसके बाद कई बातें जो आपको बताना चाहिए वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। दो महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे साथ पूरी यात्रा में। पहली बात ये कि पहलगांव में जो 28 पर्यटक मारे गए पहली बार, उस समय हमको ये लगा नहीं था कि इस तरह की घटनाएं हो जाएगी, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद वहाँ का माहौल जो है खुशनुमा हो गया था। करीब करीब आज के डेट में सर्वाधिक 2.5 करोड़ पर्यटक वहाँ पहुँचे हैं, जो कश्मीर को अपने सौंदर्य के लिए, अपने प्रकृति के लिए जाना जाता है। उसको देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, और इसके बावजूद कि अन्य जगह देश के या पर्यटक स्थल जाएंगे और कश्मीर, श्रीनगर के पर्यटन जाएंगे, आपको पैसा ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि देश के अन्य हिस्से से वहाँ ज़्यादा पैसा होटल वाला लेगा। पर्यटक को सुविधाएं देने के नाम पर सब कोई वहाँ लूट खसोट चलता है। फिर भी हर आदमी के मन में ये इच्छा रहती है कि एक बार कश्मीर जाऊं और वहाँ के सौंदर्य को अपनी आँखों से देखूं। यही एक सोच के साथ हम लोग भी परिवार के साथ गए थे। उसके बाद वहाँ का जो दृश्य देखा, पानी गिर रहा था, हवा, तूफान और ठंड इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि रायपुर के गर्मी से गए थे। वहाँ अचानक पूरा मौसम बदला हुआ था, पानी अच्छा गिर रहा था, तूफान बुरी तरह, तब तूफान से घिर गए थे। डल झील में ही खड़े थे। डल झील से हमको अपने होटल जाने में आधा घंटा का समय मिला, उसमें कांपने लगे थे। एक तरफ रायपुर का गर्मी से निकल कर गए थे, वहाँ ये दृश्य देखे तो अद्भुत भी था, और जो मन को एक बदला हुआ चीज देखने मिल रहा था। उसी रात हम डल झील में, वहाँ पर एक झील के अंदर ही एक कमरा लिया और वहीं रात्रि विश्राम किया। सुबह हम पूरे डल झील का नाविक के साथ, करीब करीब 30 किलोमीटर है उसका, पूरा देखा, आनंद देखा वहाँ के प्रकृति का, पहाड़ का, लोगों के जीवन यापन का। और अब डल झील में जब नाव से घूमेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके साथ साथ पूरा बाजार है। थोड़ी देर में चाय वाला आएगा, चाय ले लो करके। थोड़ी देर में केसर, जो वहाँ प्रसिद्ध है, केसर के लिए आएगा। थोड़ी देर में कोई नाश्ता के लिए मांग है तो आ जाएंगे। थोड़ी देर में आपके पास एक बेहतर फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफर आ जाएगा। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे, दृश्य देखते जाएंगे, और नाव में ही एक बड़ा बाजार अगल बगल दिखता है। पहले डल झील में जब नाविक पर्यटक घूमते थे तो उसमें पुलिस घूमती थी साथ साथ, कि वहाँ पर आतंकियों का इतना आतंक था। मगर धारा 370 के बाद वो आतंकी अब नहीं दिखते, वो सुरक्षा नहीं थी, वो पुलिस वाले नहीं थे, बहुत कम नहीं के बराबर थे। हम जब दूसरे दिन डल झील में घूमने गए तो दो नाविक थे, एक बुजुर्ग था, एक युवा था। तो बुजुर्ग ने हमें बताया कि डल झील से लगा हुआ बहुत बड़ा पहाड़ है, उसमें शंकराचार्य जी का मंदिर है,
मठ है और वहाँ पर शिव का मंदिर है। वहाँ पर जब मोतीलाल नेहरू इसी डल झील में नहाते थे और नहा भगवान का पूजा करते थे, वो पुरानी बात बता रहे थे, इतिहास उस समय का। अब क्योंकि वहाँ हिंदू नहीं के बराबर हैं, कम हैं, और वो मंदिर की क्या स्थिति है वो हम लोग देखने की इच्छा तो थी, पर देख नहीं पाए क्योंकि ऊपर चढ़ना बहुत कठिन था। 20 तारीख को हम गुलबर्ग गए, वहाँ के प्राकृतिक आनंद को देखा, बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ भी पर्यटकों की संख्या बहुत अच्छी थी, भीड़ थी। वहाँ भी पुलिस नहीं थी। ज़्यादातर जो दिख रहे थे पर्यटक वो सब भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग लग रहे थे जो प्रकृति का आनंद ले रहे थे। उसमें स्थानीय लोगों की संख्या 2-4-5% रही होगी, यानी जो इतने पर्यटक आते हैं वो सब गुलबर्ग जाते हैं, जाके जो वहाँ फूल पौधे पेड़ चारों तरफ की पहाड़ियाँ, उसके बीच परिवार साथ आनंद कुछ घंटे बिताते हैं जो यादगार सरीखे लगते हैं। तो और अपने परिवार के साथ जाइए और कुछ देर आनंद लीजिए तो उसका आनंद अलग है। इसी मोह में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। 21 तारीख को हम एक महत्वपूर्ण जगह गए, बांदीपोरा। ये वही जगह है जहां पर 2 दिन पहले 2 आतंकवादी मारे गए। बांदीपोरा कश्मीर के एकदम घनी बस्तियों से होते हुए पहाड़ी है, अद्भुत दृश्य है। वहाँ पर जब पहुँचने के लिए बहुत कठिन और दुर्गम रास्ते हैं। हमारे साथ हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने तक हाथ खड़ा कर दिया था जाने में, क्योंकि सकरी रोड, घनी बस्तियाँ, पुल पुलिया, तो अच्छे वाहन चालक तक को जाने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी हम ले देकर, निमंत्रण था तो गए और वहाँ बटालियन में जाके, बटालियन जो रहती है, बटालियन बांदीपुरा के बटालियन है वो, उस बटालियन में रहे जो जंगलों के बीच चारों तरफ नदी, पहाड़ से आने वाला पानी और पुल, झाड़ी, ये सब दिखते हैं उस तरफ। बेहद आकर्षक जगह है। वो टूरिस्ट जगह नहीं है, वो बटालियन का कैंप है और जिसके संचालक, जिसके प्रमुख, हमें गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़िया है जो पूरा कमांड कर रहा है। उनके सहमति से हम वो इलाका जा पाए। उस इलाके में हम करीब 2 घंटा गुजारे, परिवार के साथ प्रकृति को देखा। फिर क्योंकि जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से आना कठिन था, इसलिए एक खुद ही मार्ग बटालियन ने अपने बनाया है, अंदर ही अंदर करीब 12-15 किलोमीटर का, जिस जंगल के बीच से, उससे निकलते हुए हम शहर से तरफ गए और अपने होटल तक पहुंचे। कुछ बांदीपुरा में जिस अनुसार से पुलिस वाले जो कैंप के लोग हैं, उससे ये लगा कि वो इलाके में कुछ बदमाश किस्म के लोग रहते हैं और उसी इलाके में मकानों को ध्वस्त किया गया है, जो जिनके जो आतंकवादी थे, जिनके नाम सामने आए जांच पड़ताल से, वो इसी इलाके के हैं। उनके मकान को जलाया गया, उनके मकान को उड़ाया गया और वहीं पर ही वो भागते हुए उनको पकड़ा गया और इनकाउंटर किया गया है। तो हम लोग जो पूरे यात्री थे 55-60 पूरे यात्री उस दृश्य के, उस जगह के
दृश्य को नहीं, हम घटना स्थल में तो थे नहीं, हमारे जाने के 2 दिन बाद वहां पर आतंकवादियों को मार गिराया था। तो वो दृश्य दुर्गम जगह था, घना जंगल था, दुर्गम रास्ते थे। बांदीपुरा जिले के अथवा 2 के जिस बटालियन क्षेत्र में गए थे वह प्रकृति से भरा था। थोड़ा मन में दहशत था, मगर हम कैंप में जा रहे थे, सीआरपीएफ के प्रमुख से मिलने जा रहे थे, इसलिए मन में एक विश्वास था। और उस इलाके के अद्भुत दृश्य देखकर हम जब लौटे तो एक मन में लगा कि पैसा वसूल गया हमारा, जितना पैसा खर्च करके गए थे। क्योंकि पहली बात, वहाँ जो पर्यटकों से जो मनमाने पैसे लिए जाते वहाँ लेने का कोई लेने वाला नहीं था। एक हमको और मदद किए सीआरपीएफ के जवानों ने, बाकी लोगों को तो जाने की अनुमति नहीं मिल पाती, हमको एक अनुमति मिली और देखने का वातावरण मिला। स्थानीय लोग वहाँ पर जो उनके कर्मचारी लोग थे वो भी एक सहयोग किए, इसलिए वो अद्भुत दृश्य देखने को मिला। उसके बाद हम किसी होटल आ गए और होटल आने के बाद दूसरे दिन हमको जाना था पहलगांव। पहलगांव जाने के पहले हम लोग, क्योंकि अथवा 2 चले गए थे, तो इसलिए कई ऐसे रमणीय स्थल थे जहां हम नहीं पहुंच पाए थे। तो उन जगहों में देखने की इच्छा लोगों ने व्यक्त की। खासकर टूलिप गार्डन के लिए रवाना होने की तैयारी में लग गए थे और वहाँ लोगों ने बताया कि टूलिप गार्डन एक बेहतरीन जगह है, उसको आप छोड़ेंगे तो एक प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है वो देख नहीं पाएंगे। तो वहाँ देखने के लिए पहलगांव जाते हुए रास्ते में रुक गए। अन्यथा हम पहलगांव सुबह से जाने का प्लान कैंसिल हो गया। टूलिप गार्डन गए। टूलिप गार्डन में करीब 2 घंटे लग गए घूमने में और उसके कारण हमको पहलगांव जाने का जो हमारा प्लान है थोड़ा विलम्ब हो गया। विलम्ब होने के कारण ही एक तरह से हम लोग सुरक्षित बच निकले, ये कहा जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर हम जल्दी चल जाते तो पहलगांव पहुंच जाते। पहलगांव में होटल में हमारा बुक था, होटल में रुकते और हो सकता है सीधा जो और जगह जो है वहाँ देखने निकल जाते। ये हमारा एक प्लान था। तो भगवान को एक तरह से हमें सुरक्षित बचाना था, या भगवान की मर्ज़ी थी कि आप की इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए शुक्रगुजार रहे हम लोग। परंतु एक बड़ी घटना से हम लोग बच गए। हमें पहलगांव जाते हुए 15 किलोमीटर दूर पर ही रोक दिया गया सीआरपीएफ के जवानों द्वारा। पहली और रोका गया तो हम लोग ने बताया सीआरपीएफ को कि हमारा वहाँ जाना ज़रूरी है, होटल बुक है और हमारा कार्यक्रम है। तो उन्होंने बताया कि मुठभेड़ हो गया है, 1-2 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग घायल हैं। तो सीआरपीएफ के जवान ही ये बताने लगे कि यहाँ एक मामूली घटना होती है, यह घटना हुई होगी, मुठभेड़ हुई है, ऐसी खबरें आई है, इसलिए अभी आप लोग रुक जाइए। तो हम लोग रुक गए। फिर 1-2 घंटे बाद खबर आई कि बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना ये हुई है कि 10-15 लोग मारे गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं और इसमें सीआरपीएफ के जवान या पुलिस के जवान नहीं हैं, पर्यटक मारे गए हैं। पर्यटक को मारे जाने की घटना के बाद, जानकारी के बाद, अब हमें सुरक्षाकर्मी जो हैं वो आगे बढ़ने नहीं दिए, बोले और इंतज़ार करिए। तो इंतज़ार के बाद सारे गाड़ियों को रोक दिए, आने वाले जाने वाले गाड़ियों को, सारे गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई और जो बड़े बड़े
जो अधिकारी हैं उनका उस इलाके में सर्चिंग और दौरा शुरू हो गया, क्योंकि श्रीनगर से पहलगांव जाने के रोड में हम लोग थे, इसलिए श्रीनगर एक बड़ा केंद्र है, बड़ा शहर है, बड़े अधिकारी रहते हैं। इन सारे अधिकारियों की लाल बत्ती गाड़ियाँ उस तरफ बहुत तेज़ी से भागने लगी, उनकी चीख पुकार होने लगी। हम लोग इसलिए भी रुक गए, और जो लोकल लोग थे वो भी लगातार मांग करते रहे कि हमें अड़ोस पड़ोस में गांव है हमारा, हमें गांव जाने दो। तो कुछ लोगों को तो जो अड़ोस पड़ोस के गांव थे उन्हें जाने दिए, बाकी खासकर टूरिस्टों को और यात्रियों को, प्रेस वालों तक को, सबको आगे जाने के लिए वहाँ रोक दिया गया। कोई भी पहलगांव नहीं जाएगा। उसके बाद जो खबरें आई कि पर्यटक काफ़ी ज़्यादा मारे गए हैं, 27 लोग हैं करीब, और अब पूरी तरह से पहलगांव को सील कर दिया गया है। वहाँ सर्चिंग चल रही है, वहाँ मुठभेड़ हो रही है, और सभी को वापस जाने कहा गया। तो उसके बाद हम लोग वापस फिर श्रीनगर आ गए। श्रीनगर में एक पूरे रास्ते भर जो 60-65 किलोमीटर का जो यात्रा था, 65 किलोमीटर की यात्रा पर पूरे बस में जितने यात्री थे उनके मन में एक दहशत, अब क्या होगा, कल क्या होगा, आज कैसे होगा, हम कहाँ रुक पाएंगे। क्योंकि ये सब करते करते हमें 9 करीब बज गया था, 9 साढ़े 9। फिर हम वापस श्रीनगर गए, 2 घंटा लग गया। 12 बजे श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर में होटलों वालों ने हमें जगह दे दी, तो हमारे लिए एक बड़ा विकल्प हो गया कि हम रात्रि सो पाए। रात को 1 बजे करीब खाना खाए। थोड़े बहुत लोगों ने खाना खाया, थोड़े लोगों ने नहीं खाया, मगर आधे लोग चिंतित हो गए कि अब कोई बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि ये हमें सीआरपीएफ के जवान भी बता रहे थे कि पर्यटक को मारते नहीं हैं, वहाँ की जो आतंकवादी हैं या आतंकवाद की गतिविधि में जो लगे लोग हैं, वो उनका झगड़ा सीआरपीएफ से रहता है, पुलिस जवानों से रहता है। उनका झगड़ा पर्यटकों से नहीं है, क्योंकि पर्यटक जो है उनकी रीढ़ की हड्डी है। पर्यटक वहाँ सबसे बड़ा आय का साधन है, सबसे कमाई का जरिया है। वहाँ सब चीज़ पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं वही लोग हैं। तो मुख्यतः खेती किसानी वहाँ होती है, थोड़ी बहुत होती है खेती किसानी। फल, जो कुछ फल वहाँ लगते हैं, जो खाने के सेब या अन्य जो फल है लगते हैं, जो अन्य प्रदेशों में जाते हैं, परंतु वो मुख्य व्यवसाय नहीं है, और वो कुछ ही लोगों के हाथों में है, बड़े लोगों के हाथों में है। छोटा और सामान्य जो आदमी है वो पर्यटक के भरोसे जीते हैं, उसी से कमा रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े घर बनवा लिए हैं। तो ये हालत में जब हमको सीआरपीएफ वाले भी बताए कि हमारी नौकरी में पहली बार हमने सुना कि कोई पर्यटक को मारा गया है, तो एक गंभीर मसला है। कौन है इसमें, किस प्रकार के गिरोह के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, बाहरी लोग हैं, पाकिस्तान के हैं, एक सवाल उठने लगा। दूसरा ये भी सवाल उठने लगा कि धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर वारदातें रुक गई थी, घटनाएं कम हो रही थी, और जो बदमाश लोग थे वो काबू में थे। तो ये घटना उसके बाद बेपरवाह जैसा प्रशासन भी हो गया है, ये कह सकते थे। तो उतनी सुरक्षा पहले की तरह जांच पड़ताल सुरक्षा ना यात्रियों से, पर्यटकों से होती थी, ना सामान्य लोगों से होती थी। तो ये इसलिए ये घटना हुआ। तो इस घटने से कई लोग स्तब्ध थे, कई लोग डरे हुए थे, और हम लोग तो लेते पहली बार की घटना थी। हालांकि हम नक्सली इलाके में रहते हैं, मगर वहाँ पर भी इस तरह की नक्सली कुछ ही हिस्से में है, बस्तर के, जहाँ से हम बहुत दूर हैं, हम जाते नहीं हैं, देखे नहीं हैं, उतना रूबरू जानते समझते हैं। मगर इस तरह की गोलीबारी होने से, और पूरे परिवार के साथ गए, रिश्तेदारों के साथ गए, और पूरी एक टीम के साथ गए थे, तो हमें डर होने लगा कि अब क्या होगा, कोई दंगा फसाद ना हो जाए, कोई और बड़ी घटनाएं ना हो जाए। जब, क्योंकि हम भी पर्यटक थे और हमारा होटल 20 शहर
में वो होटल था। उस होटल को में पहुंचना, वहाँ रहना एक कठिन चुनौती थी। कई लोग तो अपने होटल के कमरे में दरवाजे को लगाने के बावजूद भी कुर्सी को लगा लिए थे, कोई रात के आए मत, मतलब टेका के लिए, एक टेकने के लिए सारे दरवाजे के सारे सिटकिनी बंद किए। उसके बाद डर के मारे अपने कुर्सी टेबल जो रखे थे उसको भी अड़ा दिए उसमें, ताकि कोई अगर रात को आवाज़ मारे या रात को धक्का मारे या बड़े घटना हो तो हमें अंदेशा मिल जाए। और कई लोगों को तो नींद नहीं आई ठीक से, कई लोगों की नींद हराम हो गई थी परिवार के साथ हैं करके। तो इस तरह का जो दृश्य बन गया था। सुबह उठने पर हम लोग लगातार ये बात करते रहे कि अब क्या होगा, तो पता लगा कि श्रीनगर बंद का आह्वान किया गया है। श्रीनगर बंद हुआ, वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने रैली निकाली, प्रदर्शन किया, जुलूस निकाली। और पहली बार ये हुआ कि लाल चौक में आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तो ये एक पहला संदेश था जो लाल चौक श्रीनगर का आतंकवादियों से के प्रभाव क्षेत्र रहा है, वहाँ आतंकवादियों ने के खिलाफ पहली बार जुलूस, प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। क्योंकि स्थानीय व्यापारी ये समझने लगे थे कि अगर पर्यटक नहीं आए, पर्यटकों का आना कम हो गया या पर्यटकों के मन में सुरक्षा घर गया कि सुरक्षा नहीं मिलेगा, वहाँ लोकल लोग वहाँ पर मदद नहीं करेंगे, तो वहाँ का पूरा व्यवसाय ठप पड़ जाएगा। ये एक डर था। इसलिए व्यापारी संगठनों ने, बड़े व्यापारियों ने राजनीतिक दलों से मदद लेकर, खासकर मुफ्ती मोहम्मद से मदद लेकर वो रैली प्रदर्शन किया। हालांकि सवाल उठा, जो मुफ्ती पाकिस्तान परस्त बात करती है, वो ये कैसे आतंकवादियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन में चले गई है, इसमें कौन सी रणनीति है और कौन सा गणित है, ये लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग सुरक्षा परिवार के साथ थे, सुरक्षा थे। छत्तीसगढ़ के तमाम पुलिस अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की और उनसे मदद मांगी कि अगर ये स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी तो हमें किसी तरह तक अब कटरा तक सुरक्षा दिला दे और अनुमति दिला दें तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि यहाँ रहने से हमें अंदर में एक डर पैदा हो रहा है या सुरक्षा का अभाव दिख रहा है। तो अधिकारियों ने हमें कहा, खासकर छत्तीसगढ़ के बड़े अधिकारियों ने, कि आप एक दिन आज होटल से मत निकलिए, होटल से निकलना सुरक्षा के लिहाज से खतरा रहेगा और परिवार के साथ है। एक दिन वातावरण देखिए, उसके बाद आगे की गतिविधियों पर अपन बात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हालचाल पूछा फ़ोन करके कि क्या स्थिति है, क्या हो सकता है। ये उन्होंने स्थितियों को जानने समझने की कोशिश की। हमारे अलावा छत्तीसगढ़ से और भी बहुत लोग पर्यटक गए थे। ये अनुमान है कि करीब करीब 150 लोग गए रहे होंगे जब घटना हुआ। उस दौरान छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, चिरमिरी से, बस्तर से, अन्य इलाकों से भी पर्यटकों के जाने के हमें जानकारियाँ मिली। फिर सुरक्षा के बाद जिस तरह से ये दिन रात कैसी कटा, सुबह हुआ तो हमें एक सुखद खबर मिली कि बाज़ार खुल गया है, रास्ते खुल गए हैं। जो भूस्खलन के कारण राम वन गमन का जो रास्ता है, वो रास्ते में ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ था। उस भूस्खलन के कारण कटरा से श्रीनगर के जो रास्ते वो बंद थे और करीब करीब 1 किलोमीटर का रास्ता बंद था। नदी पहाड़ों से बीच काट कर जो रास्ते बनाए गए हैं
उस रास्ते में भूस्खलन होने के कारण जो मुख्य मार्ग था, जो और एक मार्ग है जो करीब 150 किलोमीटर ज़्यादा है बताते हैं कटरा जाने के लिए, वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए, जम्मू जाने की जो रोड है, तो जम्मू रास्ते जो बंद होने के कारण दूसरे मार्ग बहुत कठिन और बहुत लंबा मार्ग था और जहाँ सुरक्षा के मिलने की संभावनाएं भी कम थी। तो ऐसे में हम लोग के लिए जाना, एक तरफ रास्ते का बंद होना, दूसरे तरफ इस तरह की बड़ी वारदात हो जाना, तो होटल में ही हम लोग कमरे में लान में एक दूसरे से बातचीत करते, छत्तीसगढ़ सरकार की स्थितियों को समझने, केंद्र सरकार का रुख क्या है। एक चीज़ है कि वहाँ पर जो फैसले लेते हैं वो आर्मी लेता है। आर्मी के जो फैसले वहाँ प्रमुख माने जाते हैं, राज्यपाल के फैसले माने जाते हैं। राज्यपाल को अभी भी अधिकार है, क्योंकि एक पूर्ण राज्य का दर्जा अभी भी सरकार को, अब्दुल्ला सरकार को नहीं मिल पाया है। तो राज्यपाल को अधिकार है, आर्मी को अधिकार है। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कई हज़ार करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। वहाँ आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर चप्पे चप्पे में आर्मी के लोग खड़े हैं, बटालियन बहुत सारे वहाँ हैं। तो दूसरी तरफ वहाँ बहुत तेज़ी से निर्माण के काम हो रहे हैं। एक जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद एक तरफ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हुए, जो बदमाश किस्म के जो लोग थे, देश विरोधी, भारत सरकार विरोधी जो गतिविधियों थे, उन पर अंकुश लगाया गया। दूसरी तरफ सारे प्रमुख रास्तों को खोला जा रहा है। सारे प्रमुख रास्तों पर ज़बरदस्त तरीके से निर्माण चल रहे हैं। वो रेल लाइन बिछाने के लिए, सड़क मार्ग बिछाने के लिए, तो और प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए, नेशनल हाईवे के लिए, तो एक काम अद्भुत ये माना जाता है कि कम से कम 20,000 करोड़ से ऊपर के खर्च तो सिर्फ सड़क बनाने में जम्मू कश्मीर श्रीनगर इलाके में हो रहा है। और आगामी यही काम अगर तेज़ी से चलता रहा तो तमाम लद्दाख का रोड जो है, पंजाब का, हिमाचल का और अन्य जो रोड हैं वो खुल जाएंगे। तो इससे कनेक्टिविटी जो अभी खतरा रहता है या कमज़ोर है, नहीं है, वो स्थितियां आगामी 2 साल में नहीं रहेगी। इसी तरह ये सरकार विकास के काम करते रहेगी। तो दूसरी तरफ जो अपन देखेंगे कि वहाँ पे अगर बाज़ार में जाएंगे, श्रीनगर के बाज़ार में जाएंगे, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो पेमेंट है वो नकदी होते हैं। वहाँ पर टैक्स पे ही लोग कम नज़र आते हैं। जो आजकल डिजिटल पेमेंट का जो युग आया है, आप दिल्ली, बॉम्बे, चाहे रायपुर, प्रमुख शहर में भी जाएंगे तो 25-50 रुपया भी ठेला खोमचा वाला भी पेमेंट जो है मोबाइल के थ्रू तत्काल पेमेंट हो जाता है। मगर जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं है। जम्मू कश्मीर में हर कोई नकदी पैसा लेन देन में इच्छुक रहता है। बड़े होटल, बड़े जो संस्थान हैं वही भर ये इसका उपयोग करते हैं, ऐसा लगता है। इसलिए सरकार को बड़ा राजस्व का भी नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं पटाते होंगे। ऐसा एक अनुमान लगा। बाज़ार में घूमने और लेन देन की इच्छा व्यक्त करने के समय जो बाज़ार के व्यापारियों का जो प्रचलन है, हाव भाव है, जो बातचीत है, उससे ऐसा समझ आया है। तो इस राज्य में सुरक्षा के नाम पर कई हज़ार करोड़ खर्च हो रहे हैं, विकास के नाम पर खर्च हो रहा है। उस राज्य से जो पर्यटकों को इस तरह से नहीं मिल रहा है, पर्यटकों से जो आ रहे हैं उसका फ़ायदा सरकार को नहीं हो रहा है, स्थानीय लोगों को हो रहा है। स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पर, जो एक और बड़ा विडंबना है जम्मू श्रीनगर इलाकों में, कि जो पर्यटन का कोई सिस्टम नहीं, बदहाल सिस्टम में आदमी वहाँ पर देख के आता है। आप जाएंगे तो घोड़े वाला, टांगा वाला, चाहे गाड़ी वाला हो, कोई भी आदमी जो है वो जिस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, बहुत अच्छा बिहेवियर करे,
या पैसा कम ले। भारत के अन्य हिस्से में जो आप पर्यटन स्थल जाओगे और जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहाँ पैसा दुगना खर्चा है, आपका खर्चा दुगना है। वहाँ ज़्यादा पैसा लिया जाता है हर चीज़ में। कोई भी चीज़ कपड़ा किराए में लेंगे या ठंड से बचने का चीज़ किराए में लेंगे, वो सब चीज़ें जो है वो रेट ज़्यादा लिया जाता है। दूसरा, वहाँ हर चीज़ में संघ बना है, जो यूनियन बाजी वहाँ इतनी ज़्यादा है उनके बीच, तो इस यूनियन बाजी के झगड़े में संभावना रहती झगड़े की। दूसरा ये कि वो यूनियन बाजी के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं है, रेट ज़्यादा लगाते हैं, मनमाने रेट। तो आप जो वो बोले वही करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दूर से आप जाते हैं और कुछ भी देखना है तो कुछ भी समझना है, कहीं पहुंचना है, कहीं टोल में जाना है, तो हर जगह जो है आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और इसके लिए अब ये है कि वहाँ पर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को पर्यटकों की सुविधा के लिए वहाँ पर सिस्टम बनानी चाहिए। बड़े जो पर्यटक जो संस्थान है उसकी वहाँ स्थापना होनी चाहिए। राज्य सरकार के अधीन हो जाना चाहिए वो चीज़ें जो पर्यटकों को सुविधा के लिए हो, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनको पर्यटकों को अच्छे से और तालीम के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ सारे चीज़ों को टूरिस्टों को दिखा दें, समझा दें और अच्छा व्यवहार करें, सुरक्षा उपलब्ध करा दें। इस दिशा में भी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो वहाँ पर्यटक की संभावना होगी, बढ़ेगी पर्यटन की संभावना। और एक भारत का एक हिस्सा जो है जो अवसाद से घिरा हुआ है, लंबे समय से अलग अलग कारणों से आतंकवाद से घिरा हुआ है, अलगाववाद से घिरा हुआ है और गलत तत्वों से घिरा हुआ है, तो उस इलाकों को भारत का हिस्से बनाने में कई तरीके से कदम उठाने होंगे, तभी एक बेहतर कश्मीर में बेहतर व्यवस्था बनाने की दिशा में सही कदम उठाया जाएगा। पर्यटकों के मारे जाने की खबर के बाद सारे यात्री, सारे रायपुर के, दुर्ग के, भिलाई के, उनको अपने घर की चिंता सताने लगी। अब सारे यात्रा छोड़कर रायपुर जाने का सबका मन लग गया और यह घटना जो है प्रमुखता से सब जगह समाचार चलने के, प्रकाशित होने के कारण, देश की बड़ी घटना होने के कारण परिवार वालों को भी चिंता होने लगी। परिवार के भी फ़ोन लगातार आने लगे, दोस्तों के, शुभचिंतकों के जानकारियां लेने लगे। तो इसके बीच हम किसी तरह कटरा के लिए निकलने का रास्ता बनाएं, रास्ता समझे। रास्ता जब खुला, स्थिति सामान्य हुई, तो हम कटरा की तरफ भूस्खलन के इलाके से ही निकले। वहाँ भूस्खलन का एक ज़बरदस्त दृश्य देखने को मिला। किशनसार से ट्रक और बस तक पूरे दब गए थे, ईंट पत्थरों से और कंक्रीट से पूरे भरे हुए थे और कई दब गए, कई गाड़ियाँ, कई लाखों का नुकसान का दृश्य रास्ते भर मिला। फिर हम कटरा जाम की खुलते ही 2-3 घंटा जाम की स्थितियाँ रही। हम किसी तरह वैष्णो देवी पहुँचे और वैष्णो देवी पैदल ऊपर चढ़ के भगवान से सुरक्षित वापस आने पर, वापसी पर भगवान का शुक्रिया करते हुए, भगवान के धन्यवाद देते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए हम लोग ने भगवान का दर्शन किया और वापस रायपुर पहुँचे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये समझ आया कि जो श्रीनगर का जो इलाका है, उस इलाके में और सुरक्षा की ज़रूरत है। और मोदी जी ने जो काम किया है या केंद्र सरकार ने जो काम किया है, चाहे धारा 370 हटाने का हो, चाहे सख्त प्रशासन लाने का हो, चाहे विकास के काम के वहाँ रास्ते खोलने का हो, वो एक बड़ा अच्छा कदम था। सारे यात्री जितने लोग गए थे, उसने एकदम मन से केंद्र सरकार की नीति को करीब से देखा और प्रशंसा की और अनुभव किया कि किस अनुसार से जो कुछ अलगाववादी
गतिविधियां चला रही हैं, जिसको रोकने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है, उसके प्रति लोगों ने धन्यवाद दिया। दूसरी तरफ ये समझ आया कि हमारे देश के भीतर ही कुछ इलाके ऐसे हो रहे हैं जो देश से कटने के दिशा में, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि एक तरफ पर्यटन का बेहतर जो है वातावरण है, वो उसको देखना चाहिए। हर भारतीय नागरिक की इच्छा रहती है, वो जाना चाहता है, परंतु जो स्थितियां विपरीत है, उस विपरीत परिस्थितियों के लिए जिस तरह से कदम अभी उठाए जा रहे हैं, वही कदम अगर आगामी 5-10 साल और उठते रहे तो शायद जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, वो इलाका में और बेहतर वातावरण हो जाएगा। एक अच्छा जो जनता को चाहिए, जो एक अच्छे समाज का निर्माण की दिशा में एक सही कदम होगा, ऐसा माना जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।